धूप तो हमेशा की तरह चढ़ी हुई थी, पर आज गांव की हवा में कुछ और ही पक रहा था। हलवाई बलराम की दुकान से उठती खुशबू के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस सब कर रहे थे। अरे बलराम, ये रोटी है या पपीते की पत्ती? इतने पैसे लेते हो और देते क्या हो? इसमें घी की खुशबू तक नहीं है। पैसा बचाने के चक्कर में पता नहीं कौन सा घी डाल लेता है। अरे भाई, मैं तो शहर से अपने ढाबे के लिए सब कुछ बढ़िया लेकर आता हूँ। मेरी दुकान की चीजें एक नंबर हैं। अगर तुम्हें ही स्वाद समझ नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती? कुछ तो गड़बड़ है यार। रोज रोटियां पतली होती जा रही हैं। जितना पैसा बढ़ता है उतना ये रोटी घटती जा रही है। लोग शिकायत जरूर करते थे, पर फिर भी खरीदते थे, क्योंकि पूरे गांव में हलवाई सिर्फ एक ही था और लालच की आग में जलता बलराम बढ़िया से जानता था कि हर मजबूरी कमाई बन जाती है। शिकायत करेंगे, परंतु आएंगे तो यहीं, और मैं बस पैसा गिनूंगा। गुड्डू, कहाँ चला गया? ये बर्तन उठा और अंदर रख दे। गांव में कभी कभी मौसम ही कहानी बदल देता है। उस शाम भी बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी अनदेखी चेतावनी का इंतजार हो, और बलराम की दुकान पर एक ऐसी मेहमान आने वाली थी जो सबकी तकदीर पलट देगी, खासकर बलराम की। बेटा, थोड़ा खाना दे दो, पैसे बाद में दे जाऊंगी। भगवान के नाम पर दे दे बेटा कुछ। अम्मा, यहाँ भंडारा नहीं चलता। पहले पैसे दिखाओ फिर खाना मिलेगा। मुफ्तखोरी मुझे पसंद नहीं। बेटा, ठंड लग रही है, 2 रोटी दे दे, पेट को थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। अरे जा अम्मा, मेरे पास टाइम नहीं, आगे जाओ। बलराम ने दादी के कांपते हाथ नहीं देखे, पर किसी ने देखे थे। दादी, आप रुकिए, मेरा घर पास में ही है। मैं अभी कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। लो भाई, अब मेरा धंधा बच्चे चलाएंगे क्या? जाओ जाओ, जल्दी करो, दुकान मत भिगो। गुड्डू अपने घर से लाकर दादी को 2 रोटियां देता है। बेटा गुड्डू, तेरी रोटी में जितना प्यार है ना, उतना प्यार दुनिया के महलों में भी नहीं मिलता। दादी की आवाज में अजीब सी गहराई थी, जैसे हर शब्द किसी पुराने राज का हिस्सा हो। तभी दादी का चेहरा अचानक गंभीर होता है। वो बलराम की तरफ देखती हैं। लालच से भरा मन कभी तृप्त नहीं होता बेटा, याद रखना। अम्मा, ये कैसे? कहाँ गई अम्मा? अभी तो जहाँ थी। दादी, दादी आप कहाँ गई? अचानक हवा तेज चलने लगती है। बलराम चारों तरफ देखता है। अरे, ये यूं गायब कैसे हो गई? कहीं भूत प्रेत तो नहीं थी? लेकिन मैं तो रोटी दिए था, वो मेरे सामने थी। बारिश थम चुकी थी, पर बलराम के दिल में जो बेचैनी पैदा हुई थी, वो अब शुरू होने वाली सच्ची कहानी का पहला कदम थी। उस शाम ढाबे की रहस्यमयी घटना के बाद बलराम ने भले ही खुद को समझा लिया हो, लेकिन मन के किसी कोने में बेचैनी टिक चुकी थी। अगली सुबह जब वो अपनी दुकान पहुंचा, तो दरवाजे के पास उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। ये घड़ा किसने रख दिया यहाँ? काका, ये आपका है क्या? रात तो दुकान बंद थी, सुबह जब मैंने दुकान खोली तभी से ये यही पड़ा है। ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? बलराम घड़े को उठाता है। घड़े पर लिखा एक ही वाक्य, जैसे कोई चेतावनी भी थी और कोई इशारा भी। जैसी नीयत वैसी रोटी। अरे, ये कैसा उल्टा सीधा संदेश है? नीयत से रोटी का क्या रिश्ता? काका, दादी भी कल शाम को कुछ ऐसा ही कहकर गई थी, याद है? अरे, दादी की बातों में क्या रखा है? चल चल, भीड़ आने वाली है, काम करते हैं। मैं ये आटा अंदर रख कर आता हूँ।
दुकान खुलते ही भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी लोग कल वाली दादी की घटना पर चर्चा करने लगते हैं। अरे बलराम, सुना है कल तुम्हारी दुकान पर कोई बुढ़िया आई थी और पलक झपकते ही गायब भी हो गई। कहते हैं वो देवलोक की कोई थी, वरना इतनी बारिश में कौन आता है। अरे बस करो, रोटी चाहिए तो लाइन में खड़े रहो। गुड्डू, सबको रोटी दे दे, मैं अंदर जाकर आटा लेकर आता हूँ। गुड्डू ने सभी को खाना दे दिया। उधर बलराम आटा गूंथने बैठा तो आटे की खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। माहौल एकदम घर जैसा हो गया। काका, ये आटा ऐसे महकते तो नहीं देखा कभी। पता नहीं, ये तो वही सुबह वाला गड़े का आटा है। मैं तो हमेशा इसी तरह आटा गूंथता हूँ। ये खुशबू तो मैंने भी पहली बार महसूस की है। काका, मुझे लगता है कि जो दादी कल दुकान पर आई थी, ये आटा शायद उसी की देन है। लगता है ये कोई आम आटा नहीं, चमत्कारी आटा है। बस बस, कोई चमत्कार वाला आटा नहीं है ये। कोई गांव वाला होगा, भूलकर यहाँ रख गया होगा। मेहनत से काम कर रहे हैं, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो बाहर देखते हैं। गांव वाले खड़े हैं रोटी के इंतजार में। चलो देखते हैं क्या होता है। बलराम पहली रोटी जैसे ही तवे पर डालता है, रोटी खुद ब खुद फूल जाती है। काका, ये कैसे हुआ? आपने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो सच में फूली है, और कितनी गोल भी। अरे वाह बलराम, आज तो मजा आ गया। रोटी में पुरानी खुशबू वापस आ गई। आज क्या खास डाला है? जरा हमारे घर भी भेज दो ये आटा। लगता कल जो दादी दुकान पर आई थी, ये उसी का दिया हुआ जादुई आटा है। नहीं रे, ये तो मेरी मेहनत का कमाल है, कोई जादुई आटा नहीं है। ऐसी रोटियां तो रोज बना दूं अगर दाम अच्छे हों। आज की रोटियां सच में अलग थी, लेकिन बलराम की नीयत अब भी वही थी। उसका लालच जरा भी नहीं बदला था। ये जादू असल में बलराम की जिंदगी में आने वाले तूफान की शुरुआत थी। शाम को दुकान बंद करने के बाद बलराम दुकान पर बैठा पैसों को गिन रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन लालच अब भी उतना ही जिंदा था। 100, 200, 300, 100, 500, 1000 और 2000। आज तो बहुत बढ़िया कमाई हो गई। ये ले, तू भी रख ले, ऐश कर। कल जल्दी आना होगा, कल बहुत सारा काम है। काका, आपको नहीं लगता ये घड़ा साधारण नहीं है? दादी भी अचानक आई थी और अब दुकान में ग्राहक भी ज्यादा आने लगे हैं। ये सब शायद उसी जादुई आटे का कमाल है। जो भी है, फायदा तो हो रहा है ना, बस यही काफी है। पर काका, पर कुछ नहीं, तुम काम पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब जाओ, कल जल्दी आना, कल बहुत सारा काम है। लेकिन लाभ और लालच के बीच की सीमा अक्सर बहुत पतली होती है, और जब वो टूटती है, कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। बलराम को इसका अंदाजा भी नहीं था कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। जादुई घड़े ने बलराम की दुकान में रौनक ला दी थी, पर इंसान की किस्मत तब बिगड़ती है जब हर खुशी उसे कम लगने लगती है। बलराम की रोटियां जितनी फूली, उसका लालच उससे भी जल्दी फूल गया। अरे आज तो मजा आ गया, ऐसी रोटी तो बरसों बाद खाई है। लगता है बलराम काका पर किसी देवी का हाथ है। हाँ, देवी ही समझ लो। और उनके दर्शन के लिए दाम थोड़े बढ़ेंगे। काका, मतलब आज रोटियां महंगी होंगी? गुड्डू, जब चीज बढ़िया है तो दाम भी बढ़िया होंगे। आज से दोगुना दाम। तभी भीड़ में हलचल होने लगी। गांव वाले इसका खुलकर विरोध करने लगे। अरे दुगना क्यों? गरीब लोग कैसे खरीदेंगे? भैया, बढ़िया खाओगे तो बढ़िया दाम दोगे, हमें भी तो घर चलाना है। बलराम को अब सिर्फ भीड़ दिख रही थी, लोग नहीं। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, वैसे ही उसकी लालच भी। भीड़ के हटते ही तुरंत बलराम रसोई में आता है। अगर थोड़ा पानी और डाल दूं तो आटा बढ़ जाएगा और ज्यादा रोटियां बनेंगी और ज्यादा पैसा आएगा। वाह बलराम, तू तो जीनियस निकला। काका, ऐसा मत करना। दादी ने कहा था जैसी नीयत वैसी रोटी। अरे तू चुप रह, मुझे मेरा काम मत सिखा। तू बस चुपचाप देखता जा, अब मैं क्या कमाल करता हूँ।
बलराम जैसे ही आटे में पानी डालकर जोर से गूंथता है, घड़ा तुरंत हल्का अंधेरा सा दिखने लगता है, जैसे नाराज हुआ हो। जादुई चीजें नियत समझती हैं, भाषा नहीं। बलराम तवे पर जैसे ही रोटी डालता है, रोटी पहले तो फुलती दिखती है, फिर अचानक काली पड़ जाती है। काका, ये रोटी तो जल गई। बलराम एक के बाद एक रोटियां डालता गया, दूसरी रोटी, फिर तीसरी, लेकिन हर रोटी काली, जली और बदबूदार निकलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था। रोटी के इंतजार में खड़े गांव वालों का सब्र अब टूट गया। वे गुस्से में बलराम पर चिल्लाने लगे। अरे ये कैसी बदबू है? कल तो रोटी पुष्प जैसी थी, आज क्या हो गया? बलराम, रोटी तो देख, कोयले से भी काली है। हमसे दुगना पैसा लेकर जली रोटी देगा? अरे रुको, अभी ठीक कर देता हूँ। काका, दादी की बात याद करो। तभी बलराम को घड़े पर लिखा संदेश याद आया, जैसी नियत वैसी रोटी। कभी कभी सच्चाई इतनी साफ होती है कि उसे देखने के लिए बस अपनी ही आंखें चाहिए। तो मतलब ये सब मेरी वजह से? काका, आप जैसे सोचोगे घड़ा वैसी रोटी देगा। आपने पानी लालच में डाला था। देखा गांव वालों, ये लालची बलराम हम सबको बेवकूफ बना रहा है। हमें तो रोटी दो, नहीं तो हमारे पैसे वापस करो। रुको रुको सब लोग, मैं कुछ करता हूँ। मैं आपको रोटी देता हूँ, बस थोड़ा इंतजार कीजिए कृपया। बलराम समझ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो गहरी सांस लेता है। भीड़ अब भी नाराज खड़ी थी। बलराम बिना एक बूंद पानी बढ़ाए धैर्य से आटा दोबारा गूंथने लगा। बलराम फिर से पहली रोटी डालता है। रोटी धीरे धीरे फूलकर पूरी गोल, सुनहरी, मुलायम निकलती है। काका, ये तो पहले जैसी है। तो सच में मेरी नियत ही खराब थी। ठीक है, चलो गुड्डू, सबको जल्दी से रोटी दे। आप सब कृपया बैठिए। गुड्डू ने सभी को खाना दे दिया। वाह बलराम, मजा आ गया। रोटियां सच में बहुत बढ़िया हैं। तो क्या अब रोटियां ऐसे ही ठीक बनेंगी या नहीं? अगर मन साफ रहेगा तो रोटी भी साफ निकलेगी। हाँ बिल्कुल, आगे भी आपको ऐसी ही रोटियां मिलेंगी। काका ने सीख लिया है, बस थोड़ा भरोसा रखिए। घड़ा अब सिर्फ रोटी नहीं दे रहा था, वो बलराम का इम्तिहान ले रहा था, बार बार, हर रोटी के साथ। लेकिन असली आग तो अब आने वाली थी, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ बलराम की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की होने वाली थी। इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। बलराम के ढाबे की खुशबू अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। ठीक उसी समय गांव के मुखिया के घर एक बड़ा समारोह होने वाला था। गांव वालों से बलराम की रोटियों की चर्चा सुनकर मुखिया ने तय किया कि इस बार अपने घर का खाना वही तैयार कराएगा। वो अपने साथियों के साथ बलराम के ढाबे पर पहुंचा। असली मोड़ अब शुरू होने वाला था, और इस बार लालच सिर्फ रोटियां ही नहीं बिगाड़ेगा, बलराम की पूरी दुनिया हिला देगा। मुखिया जी नमस्कार। मुखिया जी, कैसे आना हुआ इस गरीब के ढाबे पर? कैसे हो बलराम? सुना है तुम्हारे ढाबे की रोटियां आजकल बहुत अच्छी हो गई हैं। पूरा गांव तुम्हारी ही चर्चा कर रहा है। मेरे घर में एक फंक्शन है, खाना बनवाना है। क्या तुम मेरे लिए खाना तैयार करोगे? क्यों नहीं मुखिया जी, हम तो बैठे ही हैं आपकी और गांव वालों की सेवा के लिए। आप बस हुक्म कीजिए, मैं सारा खाना तैयार कर दूंगा। बताइए कितने लोगों का खाना बनाना है और कब तक चाहिए आपको? 100 to 150 लोगों का खाना तैयार करना है। पैसों की चिंता मत करना, अगर खाना अच्छा हुआ तो इनाम भी मिलेगा। बस खाना बढ़िया बनाना। मुखिया जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। आप नंबर 1 ढाबे पर आए हैं और खाना भी आपको नंबर 1 बढ़िया मिलेगा। आप सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आपके कहे अनुसार खाना समय पर तैयार कर दूंगा। बहुत बढ़िया बलराम, ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक 12 बजे दोपहर हम खाना लेने आएंगे। उम्मीद है तब तक तुम खाना अच्छे से तैयार कर दोगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया जी। हाँ, जरूर। आपके कहे अनुसार आपको खाना नंबर 1 क्वालिटी का मिलेगा। शुक्रिया। मुखिया के जाते ही ढाबा फिर शांत हो गया।
लेकिन बलराम के मन में हलचल थी। काम बड़ा था, वक्त कम था और उसकी पुरानी लालच अब भी भीतर छिपी बैठी थी। क्या वो दोपहर 12 बजे तक इतना बड़ा खाना सच में तैयार कर पाएगा या उसकी नीयत फिर उसके हाथ रोक देगी? काका, ऑर्डर तो बहुत बड़ा मिल गया है, इसमें शक नहीं है, लेकिन इतनी रोटियां हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो इतना आटा भी नीड्स है। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करोगे कैसे? हो जाएगा, सब हो जाएगा। और मैं टाइम से ऑर्डर भी पूरा कर दूंगा। मेरे पास हर मुश्किल का हल है, बस तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। बलराम के मन में लालच की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठती है। वो आटा गूंथने के बहाने अंदर जाता है, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा होता है। पिछली गलती से सबक ना लेकर वो फिर वही रास्ता पकड़ लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि इस बार की गलती उसके जीवन की आखिरी गलती साबित हो सकती है। जितना आटा है उससे तो बस 100-200 रोटियां ही बनेंगी। अगर थोड़ा पानी मिला दूं तो आधा आटा बच जाएगा और आधे पैसों का सीधा फायदा। काका, इतना बड़ा ऑर्डर है, सच में साफ दिल से बनाओ, कोई मिलावट मत करना। बलराम ने गुड्डू की बात को जैसे सुना ही नहीं। वो चुपचाप घड़े में पानी उंडेल कर आटा गूंथने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ आटे में पड़ते हैं, पुराने घड़े का रंग फिर से बदलना शुरू हो जाता है, मानो किसी अनदेखी चेतावनी को दोहरा रहा हो। काका, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बलराम घड़े की बदलती हालत को अनदेखा कर देता है। वो और जल्दी जल्दी आटा गूंथने लगता है। उधर घड़े की सतह और काली पड़ती जाती है और उसके किनारों से हल्की काली भाप उठने लगती है, मानो भीतर कुछ जाग रहा हो। काका रुक जाओ, ये अच्छा नहीं होगा। और फिर वही हुआ जिससे गुड्डू सबसे ज्यादा डरता था। बूम! एक जोरदार धमाका गूंजता है। घड़ा बीचों बीच से 2 हिस्सों में फट जाता है। आटा तूफान की तरह पूरे रसोई में उड़ने लगता है। धमाके की आवाज इतनी भयंकर होती है कि बाहर बैठे गांव वाले घबराकर दौड़ पड़ते हैं। मुखिया भी घबराए हुए अंदर आता है और सामने का नजारा देखकर वही ठहर जाता है। ये क्या किया बलराम? रोटियां तो बनी ही नहीं और ऊपर से दुकान की ये हालत। तुम्हें पता भी है क्या कर दिया तुमने? मुखिया जी, इस लालची हलवाई ने आपका पूरा फंक्शन बर्बाद कर दिया है। बलराम, तुमने मेरा पूरा फंक्शन बर्बाद कर दिया। अब बताओ, इतने लोगों का खाना मैं कहां से तैयार करवाऊं? मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने उसी भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। सुन लो, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैंने सब बिगाड़ दिया मुखिया जी। सच कहूं तो लालच ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, बस एक मौका और दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसे मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मैं आप सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। और इस तरह बलराम का लालच, उसकी सारी मेहनत, उसकी दुकान सब पर भारी पड़ गया।